Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. We'll start today's session. Before we start the session, I would like to introduce पेफी पेफी जैसा कि आप सब जानते हैं फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और फिट इंडिया गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव है फिट इंडिया को उसको प्रमोट करने के लिए इनका काम है। और रोज 1 बजे दोपहर को पेफी ये सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। और इस लॉकडाउन में इन सेमिनार्स की जो इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ जाती है क्योंकि एक बड़ा इनफॉर्मल और बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों को रीच आउट करने के लिए और उनको इनफॉर्मली एजुकेट करने के लिए, जिसके अंदर लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस और अपने अपने जो नॉलेज है उसको शेयर करते हैं यहाँ पर आके। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जिसने आज मेरे को यहाँ बुला के ये लेक्चर के लिए मेरे को यहाँ आमंत्रित किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट फॉर कोचेस। स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट कोचेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोग कोचिंग के अंदर है वो सबसे ज्यादा प्लेयर्स की जो इंजरीज हैं उनसे उनसे डील करते हैं, उनको देखते हैं। और ये जो टॉपिक है ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो जो कोचेस किसी भी लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर लेवल पे है, सब जूनियर लेवल पे है, सीनियर लेवल पे है और फिर नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, किसी भी लेवल पे जो कोचेस काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सहायक होगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, कौन से फैक्टर्स हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के पीछे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है स्पोर्ट्स इंजरीज होने में और कोचेस को स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट और उसकी प्रिवेंशन में क्या करना चाहिए। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जिसने आज यहाँ मेरे को आमंत्रित करके मेरे को आई फील ग्रेटफुल टू देम दैट दे इनवाइटेड मी हियर। धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर अजय कुमार बंसल जी का जो इज अ द्रोणाचार्य अवॉर्डी, डॉक्टर बंसल, जिन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं आज के लिए। अभी शुरू करूंगा मैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज को। स्पोर्ट्स इंजरीज को हम क्लासिफाई किस फॉर्म में करते हैं? बेसिकली हम सब डील करते हैं उन लोगों के साथ में, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ में जिनको स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती हैं। और अगर इन इंजरीज को मेनली हम क्लासिफाई करें, कई तरीके हैं इनको क्लासिफाई करने के, मगर मगर जो मोटे तौर पे अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो इनको हम एक्यूट एंड क्रॉनिक इंजरीज की फॉर्म लेते हैं। और तीसरी टाइप है जो क्रॉनिक के साथ मर्ज भी हो सकती है, विच इज ओवर यूज इंजरीज। जो एक्यूट इंजरीज हैं, मतलब जो अभी अभी फ्रेश इंजरी हुई है, वो एक्यूट इंजरीज कहलाती हैं। और जो दूसरी इंजरीज हैं वो क्रॉनिक इंजरीज कहलाती हैं, जो जो पुरानी हो जाती हैं। या फिर एक ओवर यूज इंजरी है जो जो रिपीटेड यूज की वजह से इंजरी होती है। इसको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंजरी सिर्फ इंजरी का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है बट उसकी प्रिवेंशन और इंजरीज ना हो या उसकी प्रिवेंशन या उसका मैनेजमेंट इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की इंजरी है। जो एक्यूट इंजरी यूजुअली ट्रोमैटिक होती है या ट्रोमैटिक इंजरी के अंदर जहां पे कि किसी वजह से चोट लग जाती है, और वो ट्रॉमा किसी भी तरह का हो सकता है। ट्रॉमा कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है और नॉन कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। और ये इंजरी सडनली होती हैं क्योंकि क्योंकि यहाँ पे किसी को अगर चोट लग रही है तो वो सडनली वहां पर लग रही है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जैसे कि अगर बोन की इंजरी है तो उसके अंदर एक्यूट इंजरी, अगर किसी की बोन इंजरी हुई है और वो सडनली बोन में एक ब्रीच हो जाती है, अगर बोन टूट जाती है तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं, विच इज एन एक्यूट इंजरी। तो एक्यूट इंजरी अगर बोन का ही एग्जाम्पल है तो दो तरह की हो सकती हैं। जो पेरियोस्टियल, जो बोन के ऊपर एक लेयर होती है, उसकी एब्रेशन हो जाए या फिर बोन में फ्रैक्चर हो जाए तो वो एक्यूट इंजरी है। और अगर बोन का ही एग्जाम्पल है और उसके ओवर यूज इंजरी देखें तो वहां पर पता लगेगा कि जो स्ट्रेस इंजरीज हैं, जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हैं,
सभी लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स से हैं तो सभी अच्छी तरह से समझते हैं कि जब कोई खेल रहा होता है तो उस समय उसकी बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस आ रहा होता है, और यदि वो स्ट्रेस को पूरी रिकवरी ना मिले तो स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से उसको बोन के अंदर इंजरी हो सकती है, जिसे स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। इसी तरह से हर एक बॉडी का जो टिश्यूज है, मतलब जो भी बॉडी के टिश्यूज हैं, चाहे मसल्स हो, चाहे कार्टिलेज है, चाहे चाहे जॉइंट है, चाहे लिगामेंट है या टेंडन है, इन सब के अंदर दोनों प्रकार की इंजरीज हो सकती हैं। और ये जैसे कि जॉइंट के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो जॉइंट के अंदर अगर अगर वहां पे ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है तो अगर डिसलोकेशन वहां पे हो सकता है, वहां पे पार्शियल डिसलोकेशन हो सकता है जिसे सबलक्सेशन बोलते हैं। तो इस तरह की इंजरीज एक्यूट हो सकती हैं, और उसी के अंदर ओवर यूज इंजरीज हो सकती हैं जो जॉइंट के अराउंड कई बार सूजन आ जाती है जोड़ के अराउंड, जैसे कि घुटने के अंदर देखा जाए कि घुटने के अंदर सूजन आ जाती है तो उनको साइनोवाइटिस बोलते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होती है जो जो ओवर यूज की वजह से होती है। सो लिगामेंट इंजरीज भी इसी तरह से होती हैं। लिगामेंट के अंदर ट्रोमैटिक लिगामेंट इंजरी है, आप सबने कई बार ये सुना होगा कि नी का लिगामेंट जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है, या एंकल का लिगामेंट है, जो जो एंकल का लिगामेंट और नी का लिगामेंट सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, और वहां पे स्ट्रेन हो जाता है, स्प्रेन हो जाता है लिगामेंट का। तो एसीएल एक बहुत कॉमन स्प्रेन है नी के अराउंड, और एंकल में सभी जानते हैं कि जब एंकल ट्विस्ट हो जाता है तो उसको एंकल स्प्रेन हो जाता है, जो एक तरह की लिगामेंट इंजरी है। मसल्स और टेंडन्स, हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स और टेंडन्स का रोल है वो जॉइंट्स को मूव करने का रोल है बॉडी के अंदर। वो अटैच होते हैं एक जॉइंट के ऊपर से, ये पास करते हैं टेंडन्स, मसल को बोन से जोड़ते हैं ताकि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो जॉइंट को मोड़ पाए, और जब वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर भी स्ट्रेन आ सकता है मसल के अंदर। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन एक बहुत कॉमन इंजरी है जो सबने सुना होगा कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो गया, हैमस्ट्रिंग पुल हो गया। और इसी की तरह के टेंडन इंजरीज है जो ओवर यूज इंजरीज होती हैं, जैसे पेटला का टेंडन है, जो जो नी कैप होती है, नी कैप से एक टेंडन जाता है नी के अंदर नीचे की तरह, जिसे पेटलर टेंडन बोलते हैं। और यूजुअली जो टेंडन इंजरीज होती हैं वो क्रॉनिक या ओवर यूज इंजरीज होती हैं, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप होती हैं, वो सडनली नहीं होती, बाद में जाके वो एक्यूट हो सकती है जब वो एकदम अगर वो स्नैप कर जाए, अगर वो टेंडन एकदम टूट जाए तो। और इसी तरह से कुछ नर्व इंजरीज या बर्सा इंजरीज भी हो सकती हैं। ये दो तरह की अभी हमने डिस्कशन जो टाइप ऑफ इंजरी उसके अंदर किया, एक्यूट और दूसरी क्रॉनिक और ओवर यूज इंजरीज। तो सभी हमने देखा कि किस तरह से ये हर एक स्ट्रक्चर का जो जो लोकोमोशन में या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि बोन्स हुआ, जॉइंट्स हुआ, मसल्स हुआ या टेंडन्स हुआ, इन सभी के अंदर इस तरह की इस प्रकार की इंजरीज हो सकती है जहां पे लोड सडनली बढ़ जाए, बैलेंस ना बने, पैर ट्विस्ट हो जाए, तो वहां पे देयर कुड बी अ ब्रीच इन द स्ट्रक्चर, उन स्ट्रक्चर के अंदर वो टूट जाता है, और जिसकी वजह से स्ट्रेन्स हो सकते हैं, स्प्रेन्स हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है या डिसलोकेशन हो सकता है। और दूसरी इंजरीज है जो ओवर यूज टाइप इंजरीज हैं, जिसके अंदर यदि यदि लगातार लगातार उन स्ट्रक्चर्स को यूज किया जाए तो वो स्ट्रेन फिर से वो स्ट्रेन कर सकते हैं, वहां पे टेंडिनोसिस हो सकता है, टेंडिनाइटिस हो सकता है, साइनोवाइटिस हो सकता है वहां पर, और स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। एक बार फिर से गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाउ वी कैन सी देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव जॉइंड। तो मैं फिर से अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दूं। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट फॉर कोचेस, और ये इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कोचेस अपने एथलीट्स के साथ में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उनके सबसे करीब रहते हैं। कोच ही उसके लिए फर्स्ट डॉक्टर है, फर्स्ट फिजियो है, फर्स्ट न्यूट्रिशनिस्ट है, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है, फर्स्ट पेरेंट भी है। कई रेजिडेंशियल एकेडमीज के अंदर लोग काम करते हैं तो वहां पर पेरेंट्स से पहले वो कोचेस वहां पर होते हैं जो जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं। और उनके साथ में जो उसे काम करते हुए जब एक मिनट जब वो उनके साथ में काम कर रहे हैं तो उन्हीं को सबसे ज्यादा उनके बारे में मालूम है, और फर्स्ट एक्शन वहीं से स्टार्ट होता है। और उसके अलावा उनकी ये पूरी मेहनत भी है जो 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 एक बच्चे को जब वो एकेडमी लेवल पे 8 से 10 साल की उम्र में जब वो आता है, और वहां से लेके जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचता है, तो ये उनकी बच्चे के साथ में मेहनत है जो जो कई सालों तक काम करती है। तो और इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो करियर को बहुत अच्छा भी ले जा सकती हैं और करियर के वो बहुत ज्यादा अफेक्ट भी कर सकती हैं।
तो इसी रीजन की वजह से हमने ये टॉपिक चुना था कि किस तरह से कोचेस को इस टॉपिक से बहुत बेनिफिट आएगा। अब तक हम बात कर चुके हैं टाइप ऑफ इंजरीज के, जिसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं एक्यूट इंजरीज और ओवर यूज इंजरीज के बारे में। और अभी हम चर्चा करेंगे, ये टॉपिक मेरे को बहुत ज्यादा क्लोज है, मेरे को हमेशा ये टॉपिक डिस्कस करने में बहुत इंटरेस्ट आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए जो स्पोर्ट्स इंजरीज के पीछे होते हैं, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के पीछे होते हैं। तो इन फैक्टर्स को अगर हम दो फैक्टर्स में अगर हम डिवाइड कर दें स्पोर्ट्स इंजरीज को, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उसे इंजरी ना हो, मगर फिर भी उसको इंजरीज होती हैं, मतलब हर किसी को इंजरीज होते हैं। मेरे एक सीनियर, बहुत बहुत सीनियर हैं, वो हमेशा बोलते थे एक लाइन जो जो आयरॉनिकल है, बट वो सच भी है कि स्पोर्ट्स इज इंजरियस टू हेल्थ इन सम वेज। इन सम वेज मतलब इंजरीज को हम लोग एक्सपोज, जब स्पोर्ट्स पर्सन ले जा रहे हैं तो उसे इंजरीज होती है, तो उसके अंदर जो रिस्क फैक्टर्स है वो हमें समझने की जरूरत है कि वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। और इस रिस्क फैक्टर्स को दो फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक इंट्रिंसिक फैक्टर्स है। एक्सट्रिंसिक जो हमारे शरीर से बाहर के फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स शरीर के बाहर हैं उनको फैक्टर्स बोला जाएगा। मैं एक चीज यहाँ पे पहले एक बार कहना चाहूंगा कि जब हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन के अंदर होंगे तो ऑल द क्वेरीज एट दैट टाइम, और बीच में भी अगर टाइम मिला, मौका लगा, तो हम कुछ क्वेरीज को उस समय ले लेंगे, बट वील प्रेफर कि हम सेक्शन के एंड में ही हम क्वेरीज को लें, सेशन के एंड में। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो एक एथलीट की बॉडी के बाहर के फैक्टर्स हैं, वो जो फैक्टर्स उसके कंट्रोल में कम है। और इन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को अगर हम डिवाइड करें तो वो एक्सपोजर हो सकता है कि किस तरह का एक्सपोजर है उनको, किस तरह की ट्रेनिंग है लोगों को, क्या ट्रेनिंग का वो है, एनवायरमेंट कैसा है और इक्विपमेंट कैसा है। अगर हम चार मेजर उसके अंदर अगर से डिवाइड करें तो एक्सपोजर, ट्रेनिंग, एनवायरमेंट एंड इक्विपमेंट, हम इनको एक एक करके अभी कवर करेंगे। तो एक्सपोजर किस तरह की स्पोर्ट्स है, मतलब किस स्पोर्ट्स को वो एक्सपोज्ड है, वहां पर कुछ हर स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स हैं। हर स्पोर्ट के अंदर एक तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं जो उसके साथ में अटैच है। वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, वो नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, वो एथलेटिक्स है, या रेसलिंग है, बॉक्सिंग है। हर तरह में अलग अलग तरह के एक्सपोजर जो है वो किस तरह का हो रहा है उस स्पोर्ट के अंदर, वो एक रिस्क फैक्टर है। फिर उसके बाद में रूल्स ऑफ द गेम, ये हमेशा होता था कि जो जो रूल ऑफ द गेम है ये हमेशा एक प्लेयर के इंटरेस्ट में और स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट के इंटरेस्ट में बनाया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूल्स किस तरह से उसको प्लेयर को एक्सपोज करते हैं। और इसमें अगर मैं एक एग्जांपल कोट करूं तो जैसे क्रिकेट के अंदर जब ट्रेनिंग होता है तो उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि एक उम्र तक उसे किस तरह की कितने ओवर्स फेंकने चाहिए और उस ओवर के अंदर कितनी बॉल्स होनी चाहिए, या कितना फील्ड ऑफ प्ले होना चाहिए। अगर अगर एज ग्रुप के हिसाब से देखें तो फील्ड ऑफ प्ले कितना बड़ा होना चाहिए। तो ये सर्टेन रूल्स हैं जो उनको प्लेयर्स को उस एक्सपोजर से, मतलब जो फैक्टर्स हैं, अगर हम इन्हीं को थोड़ा और ब्रॉड कर जिसकी वजह से वो एक्सपोज हो जाते हैं बहुत ज्यादा इंजरीज को, तो रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्लेइंग टाइम, कि कितने टाइम तक कोई खेल रहा है, ये भी उसके एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड करता है, जहां पे वो रिस्क फैक्टर बन जाता है। एंड पोजीशन इन द टीम, वो किस पोजीशन पे खेल रहा है, एंड द लेवल ऑफ कंपटीशन, किस लेवल पे कोई प्लेयर खेल रहा है। तो ये सारे एक्सपोजर वाले फैक्टर्स हैं। और फिर हम चर्चा करेंगे भी ट्रेनिंग फैक्टर्स के बारे में। जो ट्रेनिंग के जो फैक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, वो किस तरह के, और यहाँ पे क्योंकि ट्रेनिंग कोचेस के साथ में बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो यहाँ पे कुछ ध्यान रखने की चीजें हैं कि किस तरह का लोड उस प्लेयर के ऊपर पड़ रहा है। जब हम ट्रेनिंग लोड की बात करते हैं तो लोड को डिवाइड किया जाता है कि कितनी इंटेंसिटी है, कितनी फ्रिक्वेंसी है उस लोड की, मतलब टोटल जो वॉल्यूम ऑफ लोड है वो कितना आ रहा है किसी प्लेयर के ऊपर। अगर हम लगातार लगातार अगर हाई लोड पे, हम हाई लोड इंटेंसिटी ट्रेनिंग का अगर देते रहेंगे, जो कि इंटेंसिटी की फॉर्म में हो सकता है या फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो सकता है, तो हम ज्यादा एक्सपोज करते हैं, ज्यादा उन लोगों को रिस्क फैक्टर को बढ़ाते हैं इस तरह का कि उसको इंजरी होने के चांसेस बढ़ने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जब भी ट्रेनिंग की बात होती है तो ट्रेनिंग के साथ में रिकवरी जो है वो उसका
वो उसका एक अभिन्न भाग है, अभिन्न हिस्सा है उसका, कि जब ट्रेनिंग हम किसी को दे रहे हैं तो इतनी ट्रेनिंग हमें देनी है कि वो उसके बाद में रिकवर कर सके फॉर दी नेक्स्ट सेशन। या लगातार लगातार ट्रेनिंग को अगर हम बढ़ाते जाएंगे, एडिक्वेट रिकवरी वहां पर नहीं देंगे, तो वो इंजरीज को, स्पेशली जो ओवर यूज टाइप इंजरीज हैं उसको, और इवन ट्रोमैटिक इंजरीज को भी, क्योंकि क्योंकि जो फटीग है, जो जो ट्रेनिंग लोड बढ़ाने की वजह से किसी के ऊपर जो जोर पड़ रहा है, उसकी के ऊपर जोर पड़ रहा है, वो उसको पूरी तरह से रिकवरी नहीं होने देगा। ठीक है, और इसकी वजह से जो लगातार लोड बना है वो उसकी मसल्स पे, उसके टेंडन्स पे, उसकी बोन्स के ऊपर लगातार एक स्ट्रेस बना के रखेगा। तो जैसा हमने डिस्कस किया, तो ओवर यूज इंजरीज के अंदर एक स्ट्रेस फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंजरी है, जो जो कॉमनली होता है, जिसके अंदर अगर हम रनर्स का एग्जांपल लें, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रनर का एग्जांपल लें, या ट्रेनिंग में जब रनिंग को इस्तेमाल किया जाता है एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, और उसके अंदर हम लोड देते रहे, तो बहुत सारी जो बोन्स है, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटी की, पंजे से लेके फुट से लेके और शिन बोन तक, वहां पे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो ट्रेनिंग जो कंपोनेंट है, जो जो पूरी तरह से कोचेस के कंट्रोल में है, और उनको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो ट्रेनिंग लोड किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं, किस तरह उसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं, उसको कितना रिकवरी का टाइम दे रहे हैं उसके अंदर, और उनको किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं। आई एम सीइंग फिर से कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज, आई एम ट्राइंग टू राइट डाउन दोस क्वेश्चन साइड बाय, बट कीप दोस फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, ताकि हम इस फ्लो के अंदर सेशन को कर लें, और फिर वी कैन टेक अप दिस एट द एंड ऑफ द सेशन। आई वुड अगेन वेलकम एवरीबडी इन दिस सेशन। और जैसे पहले ही बताया, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया रोज दोपहर को एक सेशन कर रहा है, जिसके अंदर वो लोगों को इनवाइट करते हैं यहाँ पे डिस्कशन के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, जिसकी वजह से लोगों को इनफॉर्मली रीच आउट करता है, और पीपल शेयर देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यहाँ पर। आई वुड लाइक टू अगेन थैंक PFI फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। अब ट्रेनिंग की ही अगर हम बात करें, तो ट्रेनिंग के अंदर रैपिड इफ देयर रैपिड इंक्रीज इन द लोड, हमें, हाँ, जो प्रोग्रेशन है, जो ट्रेनिंग का प्रोग्रेशन है, उसको हमेशा हमें धीरे धीरे हमें उसको बढ़ा के चलना चाहिए प्रोग्रेशन को, ये कंसिडर करते हुए कि जो प्रीवियस लेवल है एथलीट का, वो किस तरह का उसका प्रीवियस लेवल ऑफ फिटनेस है, वो कैसा है, उसी के हिसाब से हमें ट्रेनिंग लोड को बढ़ाना होता है। जैसा कि प्रिंसिपल्स ऑफ पीरियोडाइजिंग, किस टाइम पे हमारा मेन इवेंट है, या हमारा सीजन किस टाइम से, उस हिसाब से पीरियोडाइज कर सकते हैं ट्रेनिंग को, और वो पीरियोडाइजेशन मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, वीक सकते हैं। और ये पीरियडाइजेशन के इसके जो मीजोसाइकिल्स और माइक्रोसाइकिल्स हैं, उसके अंदर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और इसी पीरियडाइजेशन के अंदर जैसे लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, जो मैं कह रहा था कि ट्रेनिंग को ये कंसिडर करते हुए कि कब हमें पीक परफॉर्मेंस चाहिए, उस हिसाब से लोड को मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसी के साथ में जो जो सडन इंक्रीज है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि वो उसकी बॉडी के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए। और हमेशा, जैसे पहले भी कहा है, कि जो फटीग है, कि जो फटीग है, और साथ में फटीग के साथ में जो रिकवरी जो हम उसको दे रहे हैं, रिकवरी एडिक्वेट उससे मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। रिकवरी और फटीग दोनों ही रिलेटेड हैं इस फॉर्म के अंदर, के वो हेल्प करता है जब हम उसे नेक्स्ट सेशन के लिए, जब हमने उस एथलीट को प्रिपेयर करना है, या जो उस पर्सन को एथलीट जो प्रिपेयर करना है, उसके लिए ही शुड बी एडिक्वेटली रिकवर्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। और इसी ट्रेनिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टेक्निक का। कल भी चर्चा के अंदर कुछ चीजें आ रही थी जो बायोमैकेनिक्स और काइनेसियोलॉजी से रिलेटेड है। तो टेक्निक जो है, किसी भी स्किल की जो टेक्निक है, वो भी कोचेस के को उस समय, बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो उसको बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं टेक्निक को, ताकि वो इंजरी से उसे प्रिवेंट करें।
और ये जो टेक्निक की मॉडिफिकेशन है, ये जब जो जो उसके प्लेयर के साथ में जो रोज उसके साथ में काम कर रहे हैं उसी को सबसे ज्यादा ये मालूम लगता है, और वहीं पे इसको मॉडिफाई करते हैं ताकि वो इंजरीज को, ये फैक्टर्स हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में एनवायरनमेंट आता है। एनवायरनमेंट जो है, अभी तक हमने डिस्कशन किया फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर हमने एक्सपोजर को और ट्रेनिंग को। अभी हम तीसरी जो चीज डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स है, एनवायरनमेंट फैक्टर है। एनवायरनमेंट फैक्टर्स के अंदर जहां पर वो एथलीट प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो फैक्टर्स दो तरह के, एक तो मैं बात करूंगा कि जो सर्फेसिस है या जहां पे प्रैक्टिस हो रही है, एक तो वे हुआ, दूसरा ट्रेनिंग इक्विपमेंट हुआ, ठीक है, और तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर हुआ जो जो वेदर कंडीशंस हैं। ये तीनों चीजें उसको अफेक्ट करती हैं, सॉरी, जो एनवायरनमेंट है और जो उसका सरफेस है, ये उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर हम देखें कि अगर बहुत गर्मी के अंदर, और जो बहुत कॉमनली होता है भारत जैसे देश के अंदर, यहाँ पर कुछ जगह बहुत बहुत गर्म रहती हैं और कुछ जगह ऐसी है जो जो बहुत ह्यूमिड भी हैं और बहुत गर्म भी हैं, और ऐसे के अंदर अगर हम देखें तो जो डिहाइड्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो राइज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी जो एनवायरनमेंट है उसका हमेशा कंसिडरेशन रखना है इंजरीज के मामले में, क्योंकि यहाँ पर जो जो हीट रिलेटेड इलनेसेस हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसके अंदर एक हैं जो हीट क्रैम्प्स हैं, हीट स्ट्रोक है, ठीक है। हीट के जो जो कोर टेम्परेचर है बॉडी का, जब वो राइज करता है तो उससे हीट इलनेसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से जो कोल्ड एनवायरनमेंट्स हैं, अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें या हम ठंडे इलाकों की बात करें, अगर वहाँ पे भी अगर हम बहुत बहुत लो टेम्परेचर पे अगर हम प्लेयर्स को एक्सपोज करा रहे हैं, अगर हम बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे अपने स्पोर्ट्स पर्सन को एक्सपोज करा रहे हैं, तो वह भी एक रीज़न हो सकता है उनको इंजरी होने का। और इसी के साथ में हम लोग एक चर्चा करेंगे, जो जो प्लेइंग सरफेस है, जैसा कि हम लोग टेनिस के टूर्नामेंट्स में जानते हैं कि तीन तरह के सरफेस के ऊपर टूर्नामेंट्स होते हैं, ऐसे ही हर एक स्पोर्ट के अंदर जो सरफेस है वो बहुत वेरी करता है, और ये सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेनिंग के दौरान, कि जिसकी वजह से इंजरीज के चांसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ग्रास कहें या क्ले कहें या सिंथेटिक कोर्ट कहें तो उसके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। इसी तरह से नेचुरल ग्रास और आर्टिफिशियल ग्रास के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज हो सकती हैं। और अगर अगर कोई ट्रेनिंग के अंदर इफ द फील्ड ऑफ प्ले इज नॉट प्रॉपर, अगर वो अनइवन है, तो बहुत ज़्यादा लोड डालता है किसी भी प्लेयर के ऊपर, और उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज, जो जो स्ट्रेस है या बैलेंस की जो सिचुएशन है उसको भी वो काफ़ी अफेक्ट कर सकता है, जिसके अंदर ट्विस्टिंग हो सकती है, लोग गिर सकते हैं। तो इन सब फैक्टर्स को हमारे लिए कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जहाँ तक हम इंजरीज को समझते हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर ये हमने अभी एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर फिर से मैं एक बार उसको सम अप कर देता हूँ। इसके अंदर जो जो एक्सपोजर है, कि किस तरह का एक्सपोजर है, उसके अंदर ट्रेनिंग के जो कंडीशंस हैं, और एनवायरनमेंट है और इक्विपमेंट है, ये चारों उसके अंदर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं किसी भी तरह की स्पोर्ट्स इंजरीज को लेकर। और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स को, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो स्पोर्ट्स इंजरीज के हैं, ये प्लेयर की बॉडी के अंदर, जो प्लेयर की बॉडी है उसके अंदर ये फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, और ये प्लेयर से रिलेटेड है, जो जो प्लेयर है उससे रिलेटेड है, जैसे कि प्लेयर की एज कितनी है, तो प्लेयर किस उम्र में है। और इसके अंदर हमेशा मैं आई हैव टेकन फ्यू सेमिनार्स, हमने उनको कवर किया, जिसके अंदर बहुत ही एडोलेसेंट और चिल्ड्रन, जो जो यंग एथलीट्स हैं, उनके अंदर कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज हो सकती हैं। और इसी तरह से जो जो ओल्डर एथलीट है, अभी किसी ने पूछा भी है कि ओल्डर और मतलब जो लोग रिटायर्ड कोचेस हैं उनको क्या करना चाहिए, तो वो एक चीज़ है जो जो क्वेश्चन आंसर के अंदर मैंने वो लिख लिया है अपने पास में, कि पोस्ट रिटायरमेंट उसको क्या करना चाहिए उनको, हम लोग वहां पर डिस्कस कर लेंगे। और कुछ पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जैसे एज है, एज का मतलब ये है कि एज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है बॉडी वो एज के हिसाब से हो रहा है। और
जब कोई बिल्कुल यंग होता है, जब वो बच्चा होता है, तो और वहां से वो बढ़ने लगता है, फिर उसके अंदर ग्रोथ स्पर्ट आता है। ग्रोथ स्पर्ट दो स्टेजेस में आता है, एक जब वो बहुत छोटा होता है और जब वो अपनी एडोलेसेंस में आता है। तो इस समय क्या हो रहा है कि पूरा शरीर चेंज हो रहा है, उसकी बोन्स की जो लेंथ है वो बढ़ रही है, उस हिसाब से शरीर का साइज बढ़ रहा है, जो जो वर्टिकली और सेकेंडरी, मतलब जिसको साइडवेज बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ भी हो रही है। पहले उसके अंदर लीनियर ग्रोथ होगी, फिर उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो ये सारी चीजें बॉडी के अंदर उस समय हो रही है। तो एज उस उम्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग जो है वो उसकी एज के हिसाब से हमें मॉडिफाई करनी पड़ती है। और ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये शरीर के अंदर, ये कोई बाहर की चीज उसे अफेक्ट नहीं कर रही है, मगर बाहर की चीजों को हमें उसके शरीर के हिसाब से हमें उसको चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, ताकि हम सही उम्र पे सही तरह का लोड डाल सके उसको, जो ओवरलोड ना हो, मगर मदद करे उसको। और अ, इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी फेडरेशंस जो हैं वो एज रिलेटेड टूर्नामेंट्स कराती हैं। एज रिलेटेड टूर्नामेंट्स कराने का पीछे जो रीजन है वो ये है कि एक आदमी को उसी के बराबर का कंपटीशन मिले, क्योंकि उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है, जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसी के बराबर का उसको कंपटीशन मिले। और जैसा कि कई बार देखा भी जाता है कि कुछ जगह पर कुछ यंग बच्चे हैं जिनको कुछ ओल्डर बच्चों के साथ में compete करा दिया जाता है, और वहाँ पे यंगर की इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो लेवल ऑफ कंपटीशन है, या मैं बात करूं कि अगर 11-12 साल के मेल बच्चे का कंपटीशन, अगर अगर 15 या 16 साल के मेल बच्चे के साथ में यदि करा दिया जाए, तो जो जो कम उम्र का है, जो 11 या 12 साल का उम्र है, जिसका भी स्पर्ट नहीं आया, उसकी बॉडी में वैसे चेंजेस नहीं हुए, मगर जब 15 और 16 साल का जो बच्चा है, उसकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस आने लगते हैं, जो जो उसके हार्मोनल चेंजेस भी हैं, जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी जो चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो मसल जो गेन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है उस 11 या 12 साल के बच्चे के मुकाबले। तो जो यंगर बच्चा है वो बहुत एक्सपोज्ड है टूवर्ड्स इंजरीज इस केस के अंदर। इसी तरह से जो सेक्स मेल या फीमेल, वह भी एक फैक्टर है इसके अंदर, स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर। इसीलिए मेल टूर्नामेंट ज़्यादातर अलग होते हैं, फीमेल टूर्नामेंट्स अलग होते हैं। और मेल और फीमेल के अंदर भी संरचना के तौर पे कुछ ऐसी वो हैं कि कुछ इंजरीज टाइप जो है वो डिफर करती हैं, क्योंकि जो शरीर की संरचना है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। देखा गया है कि एसीएल इंजरीज, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा कि एसीएल इंजरीज जो है वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखी गई हैं, जिसके अंदर जो संरचनात्मक तरीके से जो जो डिफरेंस है दोनों की बॉडी के अंदर, वो कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादा इंजरीज देखे जाने पे फीमेल्स के अंदर। और इसके बाद में हम अगर चर्चा करें कि बॉडी टाइप क्या है, इसी के अंदर कौन सी बॉडी टाइप है, एक की ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको इंजरी होने के चांसेस कैसे हैं। तो जो बहुत सारे जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं या उस कोर्स के अंदर पढ़ते होंगे कि ये तीन तरह की सोमेटोटाइप्स होते हैं। सोमेटोटाइप्स मतलब कि एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक या एक्टोमॉर्फिक, के आदमी लीन है या या ओवरवेट है, उसका बीएमआई कितना है, वो अपनी बॉडी में किस तरह का, मीजोमॉर्फिक है तो ज़्यादा एथलेटिक है, और वो अगर एक्टोमॉर्फिक है तो वो ज़्यादा हायर साइड पर है उसका वेट, और एंडोमॉर्फिक है तो उसका लोअर वेट है। और इसके हिसाब से उसे ध्यान रखा जाता है कि बीएमआई उस आदमी का कैसा है, और उस बीएमआई से उसके जो इंजरी के चांसेस है वो कितने बढ़ जाते हैं। फिर इसी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर जो जो फिजिकल फिट लेवल है एक एथलीट का, जो हमने पहले भी जो ट्रेनिंग को हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे भी इसको हमने डिस्कस किया था कि उसका प्रीवियस फिटनेस लेवल कितना है, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो किस फिटनेस लेवल पर है। और इसके एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हैं कि अगर कोई प्री सीजन किए बिना अगर कोई ज्वाइन कर रहा है, अगर कोई एथलीट जो जो अच्छे लेवल पे खेलता है, और उसका अगर प्री सीजन उसने इस बार नहीं किया अच्छे से, और वो कंपटीशन लेवल पे जाके पार्टिसिपेट
सोचता है, तो उसने अपना जो रिस्क फैक्टर है, उसने अपना रिस्क फैक्टर को बढ़ा दिया है इंजरी के लिए, क्योंकि उनका जो प्रीवियस फिटनेस लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है, और सडनली वो उस ट्रेनिंग लेवल पे या उस कंपटीशन लेवल पे compete करेंगे जहाँ पे उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ के साथ में बॉडी लेवल पे उससे डील करने में। तो प्रीवियस फिटनेस लेवल हमेशा इम्पॉर्टेंट है। यस विक्रम सिंह सर, यू करेक्टेड मी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंडोमॉर्फिक इज मोर वेट एंड एक्टो इज लेस वेट। मैं उस समय मैं बोल गया, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी। सो जो हम इसके अंदर फिटनेस लेवल को डिस्कस कर रहे थे, वो फिटनेस लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी उसको जो प्रीवियस फिटनेस लेवल है ट्रेनिंग को एडजस्ट करने के लिए। और इसी तरह से जो मसल की जो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, या जो जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल है, या फिर जो लैक्सिटी ऑफ द जॉइंट्स है, ये भी इंट्रिंसिक होती है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनके जॉइंट्स भी लैक्स होते हैं, तो उनके अंदर जो जॉइंट इंजरीज है वो ज़्यादा देखी गई हैं। जबकि अगर वेयर एज जब मसल टाइटनेस होती है तो वहाँ पे भी इंजरीज ज़्यादा देखी गई हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, एक है मसल टाइटनेस जिसकी वजह से जो शरीर की जो मूवमेंट है, जो जॉइंट्स है, वो पूरी तरह से खुलते नहीं है, और दूसरी है जॉइंट लैक्सिटी। एक मसल की बात है और दूसरी जॉइंट की बात है। जहां पे जॉइंट लैक्सिटी ज्यादा होती है वहां पर भी इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर इंस्टेबिलिटी होती है, वहां पे जॉइंट नॉर्मली ही ज्यादा घूम रहा होता है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कुछ इंजरीज होने के। और इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वो है, वो अलाइनमेंट ऑफ दी बॉडी है, कि वो बॉडी का अलाइनमेंट किस तरह का है, उस तरह का उसका जो जो पॉस्चर है, या जो लोअर एक्सट्रीमिटी जो लेग्स का जो अलाइनमेंट है वो कैसा है, जिसके अंदर बो लेग्स, नॉक नी, फिर उसके बाद में जो फीमर है वो किस तरह घूमी हुई है, फुट की शेप कैसी है। तो ये सारी चीजें वहां पर मैटर करती हैं। और इसी के साथ में जो जो लिम्ब लेंथ डिस्क्रिप्सी है, जो 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 लेग्स के अंदर अगर किसी की लेंथ के अंदर कोई डिफरेंस हो, अगर लेग लेंथ के अंदर कोई भी डिफरेंस है, वो भी किस टाइप ऑफ इंजरीज को उसे कर सकती है। और इसी के हिसाब से जो तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो हमने अभी डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने एज, हमने जेंडर, और हमने जो बॉडी टाइप है उसके बारे में डिस्कस किया, फिटनेस के बारे में किया। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर है जो इंट्रिंसिक फैक्टर में, प्रीवियस इंजरी। ये बहुत सारी रिसर्चेस में देखा गया, स्पेशली मसल इंजरीज के अंदर, के एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर, जो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि वो प्रीवियस इंजरी है, कि प्रीवियस इंजरी अगर किसी को हो रखी है तो ये नेक्स्ट इंजरी होने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो इसका मतलब यह है कि जो भी पहले से इंजर्ड कभी रहा है, तो उसके अंदर वही दोबारा या कोई और इंजरी उसकी वजह से होने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहेंगे। Okay? और इसके अंदर जैसे मैंने हैमस्ट्रिंग इंजरी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि हैमस्ट्रिंग इंजरी अगर एक बार हो चुकी है और वो यदि पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई, या उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से वापस नहीं आई, तो उसके अंदर दोबारा से वही इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब एक बार हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ये फैक्टर्स हैं ये कैसे कैसे एक साथ मिलके इंजरीज कर सकते हैं। तो जो जो इनहेरेंट फैक्टर्स हैं, जो जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, वो एक आदमी के अंदर प्रेजेंट है जो अभी ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। और जब वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, तो नाउ ही इज एक्सपोज टू दैट ट्रेनिंग और दैट कंडीशन ऑफ द मैच, जहाँ पे वो जिसको एक्सपोज हो रहा है। और अगर उसी के अंदर, अगर उस इवेंट के अंदर जब वो एक्सपोज्ड है, और तभी कोई ऐसा इवेंट होता है जिसके अंदर बैलेंस हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, जिसके अंदर एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो उसके ऊपर एक्ट करे, एंड दैट कैन लीड टू ए सडन एक्यूट इंजरी उस समय। सो इतनी चर्चा अभी हमने स्पोर्ट्स इंजरीज के फैक्टर्स के ऊपर की, हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ इंजरीज, हमने डिस्कस किया कौन सी तरह की अलग अलग स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, और फिर उसके बाद अभी हमने डिस्कस किया कौन से मेन फैक्टर्स हैं स्पोर्ट्स इंजरीज होने के पीछे। अब जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट अब जब हम इस पे आ रहे हैं, वो है कि स्पोर्ट्स इंजरीज यदि हो गई हैं तो आपने उस समय क्या करना है, उस समय स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर क्या होना चाहिए। और स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर
विवेक जी, ये टॉपिक मैं दोबारा से बाद में ले लूंगा, जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि जो नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है उसके अंदर क्या रहेगा, तो इसको इसी तरह से करेंगे कि उनका फिटनेस लेवल जो है वो कम रहेगा, तो उनको ध्यान रखना होगा कि वो उसको कैसे ट्रेनिंग करें। और अभी जब एक बार किसी को इंजरी हो गई है तो यूजुअली ये इंजरी या तो फील्ड में होगी, और उस समय जो रूल ऑफ द गेम है, गेम को उस समय रोक दिया जाता है, ताकि जो उस इंजरी का एक जायजा कर पाए कि वो इंजरी की सिवियरिटी कितनी है। तो स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिवियरिटी ऑफ इंजरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे फर्दर जो मैनेजमेंट है। और ब्रॉडली अगर हम देखें तो ब्रॉडली अगर अगर लिगामेंट या मसल इंजरीज है तो उसको ग्रेड किया जाता है, ग्रेड 1, 2 एंड 3 के अंदर। तो ग्रेड 1 इज यूजुअली जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रेच या स्ट्रेन आया होता है किसी मसल या लिगामेंट को या टेंडन को, उसे ग्रेड 1 इंजरी बोलते हैं। वहां पे फिजिकल डैमेज नहीं हुआ होता है और वो ग्रेड 1 इंजरी होती है। फिर उसके बाद में ग्रेड 2 इंजरी होती है। ग्रेड 2 इंजरी के अंदर जो इंजरी है वो उसके अंदर एक ब्रीच आई होती है जो जो पार्शियल होती है, जिसको पार्शियल इंजरी बोलते हैं, वो ग्रेड 2 इंजरी होती है। और जो ग्रेड 3 इंजरी होती है दैट इज अ कंप्लीट टीयर। सो अगर आप लोगों ने बहुत बार बहुत कॉमनली ये सुना होगा कि एमआरआई के अंदर ग्रेड 1 इंजरी आया है, ग्रेड 2 इंजरी आया है या ग्रेड 3 इंजरी आया है, तो ग्रेड 1 का मतलब है कि हाँ वहाँ पे स्वेलिंग प्रेजेंट है, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रेन हुए हैं, बट उसके अंदर फिजिकल ब्रीच नहीं है, वहाँ टूटा नहीं है, उनको सिर्फ स्ट्रेन आया है वहां पर। और जो जो दूसरा जो इसके अंदर वो है ग्रेड 2 इंजरीज। जो ग्रेड 2 इंजरीज हैं, ग्रेड 2 इंजरीज के अंदर देयर इज अ पार्शियल ब्रीच इन द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पार्शियली कट जाते हैं। और जो ग्रेड 3 इंजरीज हैं इसके अंदर देयर इज अ कंप्लीट टीयर ऑफ द स्ट्रक्चर। Shyam Narayan Singh ji, thank you very much. Psychological factors are again one of the intrinsic factors. मैं इस पे 2 मिनट स्पेंड करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि एक आदमी का अपने बॉडी के अंदर से जो उसका साइकोलॉजिकल मेक है, जो मूड हो सकता है, अग्रेशन सकता है, और ऐसी चीज़ें हैं जो जो उनके मेंटल लेवल पर हैं, जो उनको एक्सपोज कर सकती हैं किसी भी तरह की इंजरीज के बारे में। कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही एग्रेशन में रहते हैं, उनको भी इंजरीज होने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ लोग जो ओवर ट्रेन करते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजिकल मेक, मैं और भी लोड ले सकता हूँ, मैं और भी लोड ले सकता हूँ, मैं और ज़्यादा compete कर सकता हूँ, वहाँ पे भी लोग प्रोन हो सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। थैंक यू वेरी मच अगेन श्याम नारायण सिंह जी फॉर मेंशनिंग अबाउट इट। तो साइकोलॉजी जो है वो भी एक बहुत मेजर इंट्रिंसिक फैक्टर है फॉर एनी स्पोर्ट्स इंजरीज। ओके, सो हम लोग वापस उसी पर आते हैं कि जब स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट पर जब फील्ड के अंदर इंजरी हुई है, तो अभी भी भारत के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर एक फील्ड ऑफ प्ले पे और यह होना बहुत ही मुश्किल काम है कि हर एक फील्ड ऑफ प्ले पे उस समय कोई कोई मेडिकल टीम से या कोई कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट या कोई स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट कोई वहाँ पर प्रेजेंट हो। और यूजुअली कोचेज और सीनियर प्लेयर्स वो वहाँ पे गाइड करने के लिए होते हैं। तो इसके लिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि उस समय जैसा कि हर एक रूल ऑफ द गेम है, वो उस समय रूल उसको गेम को स्टॉप कर देता है, उस समय रोक देता है उसको ये देखने के लिए कि उसे इंजरी कितनी है, किस तरह की इंजरी है, क्या वो खेल सकता है या नहीं खेल सकता है। तो इसके अंदर हमेशा वहाँ पे खेल को रोक देना ज़रूरी है अगर कोई एथलीट वहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिवियरिटी नहीं पता। और अगर एथलीट अगर हिल नहीं रहा है, इन केस जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर की रीजन से एक चोट लगने के बाद में अगर कोई हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो हमें वहां पे बहुत ज्यादा सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि वो इंजरी हेड से रिलेटेड भी हो सकती है और वो एक कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब भी उस प्लेयर को अप्रोच करें, और फीफा ने एक ऐसा रूल भी बना दिया है इस समय कि अगर इफ देयर इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फॉल ऑफ प्लेयर हु इज नॉट मूविंग, कि अगर बिना कांटेक्ट के अगर कोई गिर जाता है, कोचेस जो हैं वो हर लेवल पे डील कर रहे होते हैं और हर बार ज़रूरी नहीं कि प्री कंपटीशन मेडिकल असेसमेंट किसी बच्चे का हो चुका हो और वहाँ पे पता हो कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है या नहीं है। तो हमें उसे बहुत सीरियस लेके चलना चाहिए, और हमें जब हम उसे अप्रोच करते हैं तो हमें अपने दिमाग में हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ को सोच के रखना चाहिए। तो जब जब प्लेयर को अप्रोच करें तो उस समय उसकी सिवियरिटी देखने की कोशिश करें।
और इसके अंदर एक रूल है स्टॉप। स्टॉप के अंदर पहला है कि स्टॉप द गेम, और फिर उसके बाद में टॉक टू द पेशेंट एंड देन ऑब्जर्व एंड देन प्रिवेंट फर्दर इंजरी। तो इसके अंदर जो जो स्टॉप है, एक तो समय जो गेम है वो रुक जाना चाहिए, फिर उसके बाद में टॉक टू द पर्सन, अगर वो आदमी क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसी से फिर पूछना चाहिए कि क्या हुआ था, यदि यदि कोई मिल जाता है कैसे इंजरी हुई थी, तो ये देखना जरूरी है कि उससे पूछना जरूरी है कि क्या हुआ था और कैसे ये इंजरी हुई, अभी कैसा महसूस हो रहा है। अगर वो करता है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद में अभी हम नेक्स्ट उस पे आएंगे कि इसी का एक नेक्स्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टॉप के अंदर स्टॉप द गेम, देन टॉक टू द प्लेयर, देन ऑब्जर्व। देखो वहां पे कि क्या उसको पेन है, क्या वो पीड़ा में है, क्या वो नजर आ रहा है, क्या वो खड़े हो पा रहा है, क्या वो अपने लेग को मूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और फिर उसी के में डिसाइड करना है, मीन्स प्रिवेंट फर्दर इंजरी, के क्या हमें उसे खेलना अलाउ करना है या उसे बाहर लेके जाना है, जिसकी वजह से वो उसकी इंजरी बिगड़े नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उस समय कभी रीच आउट करें किसी को ऐसी जगह पे जब एकदम इंजरी हुई है। और इसी का एक फर्दर वो है स्टॉप के बाद में, जिसको टो टैप्स बोलते हैं। टो टैप्स के अंदर टॉक टू द प्लेयर, प्लेयर में बात करें कि वो कैसा महसूस कर रहा है, एंड ही शुड बी रिस्पॉन्डिंग। अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि कुछ सीरियस इंजरी उसको हुई है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और उस समय उसकी हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह की हैंडलिंग उसकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में ऑब्जर्व कि वो किस पोस्चर में लेटा हुआ है, उसका लिम्ब किस पोजीशन में है, उसके हाथ हम क्या उसे मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मगर अभी हमें पहले मूव नहीं करना है, हमें केवल उसे ऑब्जर्व करना है। फिर उसके अंदर उसे टच करना है। टच के अंदर हमें देखना है, टच का मतलब ये नहीं कि हम उसे मूव कर रहे हैं, टच करने का मतलब है कि हम देख रहे हैं कि वो कहीं से गर्म है या कहीं से एकदम कुछ स्वेलिंग आई हुई है, सिर्फ उसको टच करके देखना है, दबा के नहीं या कुछ मूव करके नहीं देखना। फिर उसके बाद में एक्टिव मूवमेंट्स है। ए इज फॉर एक्टिव मूवमेंट्स। एक्टिव का मतलब जो मूवमेंट्स हम खुद करते हैं, मतलब हमें उसे निर्देश देना है कि क्या तुम ये हाथ मोड़ सकते हो, और यदि वे हाथ मोड़ ले, यदि वे हाथ को मोड़ ले तो इसका मतलब वो एक्टिव मूवमेंट कर पा रहा है। जब वो एक्टिव मूवमेंट कर पा रहा है तब उसके बाद में पैसिव मूवमेंट करके देखना चाहिए। और उसके बाद में उसके अगर वो एक्टिव भी कर पा रहा है पैसिव भी कर पा रहा है, तब उसे खड़े होके कुछ मूवमेंट्स जो जो मूवमेंट्स हैं वो उसे करके देखनी चाहिए कि क्या वो वजन दे पा रहा है अपने लिम्ब के ऊपर, क्या वो मूव अराउंड कर पा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी करने से पहले, कुछ भी उसे हाथ लगाने से पहले हमें ऑब्जर्व करना है, हमने उससे बात करनी है कि उसको कैसा लग रहा है, क्या वो आंसर कर पा रहा है, क्या वो आंसर नहीं कर पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि इंजरीज किसी भी लेवल की हो सकती हैं। एक माइनर इंजरी भी हो सकती है और एक मेजर भी इंजरी भी हो सकती है, जिसके अंदर हो सकता है वो फ्रैक्चर हो, जिसकी वजह से वो वेट ही पुट ना कर पाए और हम उससे एकदम खड़े होकर बोले कि नहीं तुम खड़े होकर दिखाओ, और तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे। तो इम्पॉर्टेंट है जब भी हम स्पोर्ट्स इंजरी को मैनेज कर रहे हैं। कंकशन के बारे में भी उस समय बात कर सकते हैं जब हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो उस समय प्लीज पंकज जी आप याद दिलाइएगा। हम उस समय इसको टच करेंगे। और अभी इसके बाद में ग्रुप में भी मेंशन किया था, इसके बाद में जो इंजरी मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है प्राइस। तो प्राइस का मतलब है प्रोटेक्ट, जो हमें प्रोटेक्ट करना है उस पार्ट को, जिससे कि उसे दोबारा से इंजरी ना हो। जिस भी रीजन से वो इंजरी हुई है, किसी भी कारण से वो इंजरी हुई है, तो हमें इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि वो दोबारा से इंजरी उसी समय दोबारा से ना हो, हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। और राइस हमेशा सभी लोग राइस बड़े कॉमनली जानते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी टर्म है। अभी वो राइस हो गया और उसके बाद में एक प्राइस एक टर्म आ गई जो जो उसके बाद में आर लग गया। तो स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्ट, आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट। जो हमें उसको रेस्ट देना है, जिसको कि एक्यूट फेज के अंदर जो रेस्ट है वो जनरली, जो एक्यूट स्टेज के अंदर जो रेस्ट है वो 2 से 3 दिन का होता है, 48 से 72 घंटे का वो रेस्ट होता है। और अभी कुछ जो नया अप्रोच है वो एक्टिव रेस्ट की है, कि वो जो रेस्ट है वो एक्टिव रेस्ट होना चाहिए, जितना भी वो अलाउ करता है शरीर, उसकी बॉडी, एक एथलीट की, एक स्पोर्ट्स पर्सन की बॉडी जितना अलाउ करती है उस हिसाब से वो
एक्टिव रेस्ट होना चाहिए। एक्टिव रेस्ट से मतलब है कि जो इंजर्ड पार्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो सपोर्टेड रहे, ठीक है। बट बाकी जो एथलीट है वो अपने लेवल पे जो कुछ कर सकते हैं उसे खुद करना चाहिए, विच इज कॉल्ड एज एक्टिव रेस्ट। एंड देन एक इम्पॉर्टेंट उसके अंदर है, जब इनिशियल जब एक्यूट चोट लगती है, जो इसके अंदर चोट लगती है, तो उसका आइसिंग जो शुरू के अंदर है फॉर फर्स्ट 48 to 72 आवर्स, वो आइसिंग है। उस समय हमें बर्फ का सेक करना है। तो बर्फ का सेक करने से कई बेनिफिट्स होते हैं। जो एकदम जो आइस है वो वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप करती है, और उस टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से, सॉरी, तो उस टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से जो जो ब्लीडिंग है या जो स्वेलिंग वहाँ पर है उसके घटने की संभावना ज़्यादा होती है। और एक्यूट फेज के अंदर जितना जल्दी जैसे ही चोट लगे उसी समय यदि उसको आइसिंग कर दिया जाए तो ब्लीडिंग की संभावना, उसको जब रेस्ट दे दें, उसको सपोर्ट दे दें, उसको साथ में आइसिंग कर दें, तो ब्लीडिंग और फर्दर डैमेज होने की संभावना जो है वो घट जाती है। जो ब्लीडिंग है, सभी टिश्यूज के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, चाहे वो बोन है, चाहे मसल है, चाहे लिगामेंट है, चाहे टेंडन है। टेंडन के अंदर सबसे कम होती है, मगर सभी टिश्यू के अंदर मेजरली ब्लड सप्लाई होती है। और इस ब्लड सप्लाई का जब भी वहाँ होती है तो वहाँ पे ब्लड निकलता है, और उस ब्लीडिंग की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आती है। और ये स्वेलिंग बाद में जो रिटर्न टू स्पोर्ट्स के टाइम पे उसको डिले कर सकती है फर्दर, अगर ये ज़्यादा टाइम तक स्वेलिंग बॉडी में रह जाए, ठीक है। तो आइस उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली 15 से 20 मिनट की आइसिंग वहाँ पे होनी चाहिए, किसी भी जगह की 15 से 20 मिनट तक आइस वहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। तो बहुत आइस क्यूब्स एक पॉलिथीन बैग के अंदर डाल के वहाँ यूज हो सकती है। और आइस क्यूब्स को यूज कर सकते हैं किसी पॉलिथीन बैग में डाल के, या फिर अगर घर पे पहुंच गए हैं तो अगर फ्रोजन वेजिटेबल्स है तो फ्रोजन वेजिटेबल्स को निकाल के वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आजकल आइस पैक्स भी आ रहे हैं जिनको फ्रीजर के अंदर रखा हो, तो फ्रीजर से आइस पैक को निकाला और वहां पे 15 से 20 मिनट के लिए अप्लाई कर लिया। इन आइस पैक्स को वापस यूज करने के बाद फिर से फ्रीजर में लगा दें, क्योंकि आइसिंग आपको हर 2 से ढाई घंटे के अंदर दोबारा पहले 2 दिन के लिए आइसिंग करनी है। सो एवरी 2 to 3 आवर्स आइसिंग करना है, जिससे कि वहां पर जो स्वेलिंग है उसका इफेक्ट सबसे कम आए। और ऐसा भी देखा गया है कि जो जो स्वेलिंग है वो सिर्फ आइस से कई बार कम नहीं होती, आइस के साथ में कंप्रेशन भी दिया जाना जरूरी होता है। कंप्रेशन का मतलब जो जॉइंट के ऊपर कोई बाहर से अगर कोई चीज उससे दबाए, मतलब कंप्रेशन दे, जो एक कंप्रेशन बैंडेज या क्रेप बैंडेज की फॉर्म में होता है, तो वह क्रेप बैंडेज जब उसके अंदर अप्लाई किया जाती है तो एक्सटर्नल आता है, जिससे भी स्वेलिंग घटना से अच्छा हो जाता है, और साथ में स्वेलिंग भी कम होती है और जॉइंट को सपोर्ट भी मिलती है। तो ये दो काम उसके अंदर करता है। तो सी इज फॉर कंप्रेशन। और कंप्रेशन बैंडेज के बारे में हमेशा ये ध्यान रखना है कि किस किस जॉइंट के ऊपर या किस स्ट्रक्चर के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि कंप्रेशन बैंडेज अलग अलग साइज के अंदर अवेलेबल होती है, जो कि 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 इंचेस, 3 इंच और 4 इंचेस, 6 इंचेस, इन साइजेस में कॉमनली अवेलेबल होती है। मतलब 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के साइज के अंदर ये अवेलेबल होती है। सो कंप्रेशन एंड देन एलिवेशन। एलिवेशन से क्या होता है कि एलिवेशन से जो पार्ट है उसका जो ब्लड का जो फ्लो है वो उस तरफ कम हो जाता है। अगर हम किसी चीज को उठा के रख दें तो ब्लड जो है वो नीचे की तरफ आता है, बीइंग फ्लूइड वो उस पेरिफेरी की तरफ नहीं जाएगा। सो प्राइस के ये चार ये कंपोनेंट्स हैं। पी इज प्रोटेक्ट, आर इज रेस्ट, आई आइस, सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन। 15 से 20 मिनट सभी पाल यादव जी, क्योंकि वो, बट जो इम्पोर्टेंट रखने वाली चीज़ है कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि कुछ कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स देखे गए हैं आधे घंटे से ज़्यादा में। सो 15 to 20 मिनट्स ऑफ आइसिंग फॉर एवरी 2 to 3 आवर्स। ओके, सो हमने अभी डिस्कस किया इंजरी मैनेजमेंट के एक्यूट इंजरीज के अंदर हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। एक्यूट इंजरीज के अंदर पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसकी मूवमेंट्स करके देखेंगे वो खेलने लायक है या नहीं है, और उसके बेसिस पे फर्दर प्लान आउट होगा। और उसके बाद में जो इनिशियल मैनेजमेंट है वह प्राइस की फॉर्म में है। इसके अंदर एक आर अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, एक और आर इसके अंदर आता है जिसका मतलब होता है
प्राइसर मतलब रेफर्ड। अगर अगर उसको काफी इंजरी है तो उसका एक स्पेशलिस्ट को देखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है कि वो किसी ना किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करे, विच इज रेफरल। हम लोग सारी चीजें अपने लेवल पे नहीं कर सकते, कोचेस भी इनिशियली जो उसको कंट्रोल करना है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके में उसको रेफर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिससे हमें अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो या फर्दर मैनेजमेंट की ज़रूरत हो वह हो पाए। तो ये एक्यूट मैनेजमेंट था। उसके बाद में जब एक बार ये सारी चीज़ें हो जाती है तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे टच अपॉन करना चाहूँगा कि जो उसके इंजरी मैनेजमेंट है वो सिर्फ हीलिंग लेवल पे, जो जो हीलिंग है किसी भी स्ट्रक्चर की हीलिंग, हॉट फर्मेंटेशन को भी मैं कवर कर लूंगा। यूजुअली हॉट फर्मेंटेशन एक्यूट स्टेज के बाद में होता है। एक्यूट स्टेज का मतलब कि जब वहाँ पे स्वेलिंग बनी हुई है, एक्यूट स्टेज के बाद में हॉट फर्मेंटेशन हो सकता है। कई जगह पे कॉन्ट्रास्ट बाथ भी यूज किए जाते हैं कि हॉट और कोल्ड दोनों यूज किया जाता है, और लेटर स्टेज पे हॉट फर्मेंटेशन भी यूज की जाती है। एक्यूट स्टेज के अंदर हॉट फर्मेंटेशन के पीछे बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं है इस समय। उस समय आइस को यूज करने की बात होती है। सो जब अब जब जब उसके इंजरीज हैं, जो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि जो रिटर्न टू स्पोर्ट्स है, अब एक बार इंजरी होगी तो वो वापस कब आएगा, तो उसके अंदर जो जो टिश्यू हीलिंग की जो स्टेजेस हैं, अब जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे बॉडी उसको हील कर रही है, तो हमेशा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कि उसकी हीलिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है, और स्टेजेस ऑफ हीलिंग क्या है, उसी हिसाब से उनका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनना बहुत ही आवश्यक है। कि उनका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इस चीज़ पे बनेगा कि क्या वो कुछ एक्टिविटी करते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कितनी टिश्यू हीलिंग हो गई है, और उस टिश्यू हीलिंग के को ध्यान में रखते हुए अगर वो अच्छी हो जाती है तो फिर उसके बाद में जो स्ट्रेंथ साथ साथ चलेगा, कौन सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, और स्ट्रेंथ का कौन हो गया, फिर उसके बाद में बैलेंस और एजिलिटी का पार्ट है, और उनकी फिटनेस का पार्ट है, जो जो जनरली फिटनेस ट्रेनर्स या फिटनेस कोचेस उस चीज़ को ले लेते हैं ताकि उसका एक ऑप्टिमम रिटर्न टू स्पोर्ट्स हो पाए, जो जो सभी को चाहिए कि एथलीट वापस स्पोर्ट्स में कब और कैसे आएगा। तो अभी के लिए मैं इस पूरे पूरे अपने सेशन को एक बार समअप कर देता हूँ कि हमने हमने आज क्या क्या चर्चा की है। हमने जो जो आज हमने चर्चा की वो टाइप ऑफ इंजरीज के बारे में की है, एक्यूट इंजरीज, क्रॉनिक इंजरीज, ओवर यूज इंजरीज, इनके बारे में आज हमने पूरा डिस्कस किया है। और डिफरेंट इंजरीज उनमें किस तरह की हो सकती है, और मसल लिगामेंट्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं इंजरीज के, जिनको हमने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स की फॉर्म में हमने डिस्कस किया। तो एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स के अंदर हमने एक्सपोजर, हमने हमने ट्रेनिंग, हमने एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट के बारे में चर्चा की यहाँ पर। फिर इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स के अंदर हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कि कौन से फिजिकल कैरेक्टर्स हैं जो जो इंजरी के फैक्टर्स होते हैं, और उसके साथ में जो जो एक कंपोनेंट मेरे से मिस आउट हो गया था विच वॉज द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से इंजरी को लीड कर सकते हैं। फिर इंट्रिंसिक फैक्टर्स के चलते, एक्सपोजर के चलते, और एक एपिसोड के होते हुए किस तरह से स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती हैं। और जब से स्पोर्ट्स इंजरीज हमारे सामने हो गई है और हम जब एथलीट को अप्रोच कर रहे हैं, जो ज़्यादातर उस समय कोचेज होते हैं या कोई मेडिकल स्टाफ होता है, तो उनको क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है उस समय इंजरी होने पर, कैसे उससे बात करनी है, कैसे अप्रोच करनी है, डिसाइड करना है कि कोई खेल सकता है या नहीं खेल सकता है। और एक बार ये हो जाने के बाद में जब एथलीट अगर बाहर आ जाता है अपने फील्ड ऑफ प्ले से, तो उसको किस तरह से हमें मैनेज करना है। इनिशियली जो हमने बात किया है विच इज़ प्राइसर, जो प्राइस है और साथ में एक रेफरल, क्या हमें वो करने की ज़रूरत है। मैं अभी इसको यहाँ पर एंड करता हूँ अपने इस पार्ट ऑफ सेशन को, और अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर ले सकते हैं। हमारे पास अभी भी थोड़ा सा टाइम है, और क्वेश्चन आंसर के अंदर अभी अभी कंकशन के बारे में भी आया है। सो प्लीज़ आई विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ कंपोनेंट्स इस क्वेश्चन आंसर के अंदर। ठीक है, अगर कोई चीज़ मिस हो जाता है यू कैन मेल मी। मेरा ईमेल एड्रेस है जो यहाँ पे दिखाया है बाद में बार बार, जो GAGS, मैं इसको टाइप कर देता हूँ मेरा ईमेल एड्रेस को, gmail.com।
व्हाट्सएप नंबर है 9811200182। एक मिनट, तो यहाँ पे भी आप रीच आउट करें 9812। Okay, so we can take question answer for 10 minutes. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अनंत जी आपने और कंकशन, मैं इन दोनों को एक साथ ही कवर कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है एथलीट, अगर कोई एथलीट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है। और ये बहुत कॉमनली स्पोर्ट्स के अंदर, फुटबॉल के अंदर डॉक्यूमेंटेड है और स्पोर्ट्स के अंदर भी। नितिन जी, बस मैं आपके बारे में कौन इंजरीज को कवर करूंगा, इसके बाद में कैसे मैनेज करना है वही हमने डिस्कस किया था। तो अगर कंकशन है, कंकशन के अंदर एक बहुत ही वो होता है कि क्या उसकी आईज उस समय जो है उसका फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशनलेस फेस हो गया है, आईज क्या वाइड है, खुली हुई हैं, और जब वो रिस्पॉन्ड कितना स्लोनेस आ गई है उसके रिस्पॉन्ड करने में। और ज्यादातर इसके अंदर यही होता है कि अगर किसी सवाल पूछे, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो उससे पूछ सकते हैं उस समय कि आज तुमने लंच में क्या खाया था, या जो भी मील उस इवेंट से पहले थी, चाहे ब्रेकफास्ट था तो आया तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, जो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। और यदि उसको याद नहीं आ रहा है तो उससे ये पूछ सकते हैं हम क्या खेल रहे हैं, या हम किसके साथ खेल रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जहां पे वो ठीक आंसर नहीं दे पाएंगे। और यदि वो ठीक आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वो चांस है कि वो कंकस है। और अगर उसके बाद में उसका बैलेंस किस तरह है, क्या वो ओरिएंटेड है स्पेस और टाइम के बारे में या नहीं है, तो वहां से हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कंकस है नहीं। और यदि कोई प्लेयर वहां पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसे कार्डियक अरेस्ट की संभावना हो सकती है। तो प्री पार्टिसिपेशन फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चों से सब जगह पे कहा जाता है कि आप एक डॉक्टर से एग्जामिन करके वो बनवाएं। तो हम लोग इतना काम जरूर कर सकते हैं कि फेक एक्सेप्टेंस ना करें, क्योंकि वहां पे बच्चा ही अपने आप को रिस्क पे डाल रहा है और हम लोगों को भी रिस्क पे डाल रहा है। अगर हम उसका एक फेक मेडिकल सर्टिफिकेट को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बेटर ये होगा कि उसे हमेशा एनकरेज किया जाए, बेटा आप पूरा एग्जामिनेशन डॉक्टर से करा के और उनसे साइन करा के आओ, ताकि आप सेफ हैं और हम सेफ हैं उसके बारे में। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पिक करूंगा। एक तो क्वेश्चन था पोस्ट रिटायरमेंट के बारे में, कि पोस्ट रिटायरमेंट जब 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 बॉडी जो एज है जब वो बढ़ने लगती है तो उसके अंदर ऐसा होता है कि जो चेंजेस हैं, कुछ चेंजेस की वजह से उसके अंदर मोबिलिटी, जो स्ट्रेंथ और मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीजें घटती हैं। तो जो ट्रेनिंग का कंपोनेंट इसमें पूछा था कि पोस्ट रिटायरमेंट ट्रेनिंग, जो पोस्ट रिटायरमेंट जो जो ट्रेनिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए। पोस्ट रिटायरमेंट अब डिपेंड करता है, कुछ वेटरन्स बहुत अच्छे लेवल पर भी खेलते हैं, और मेनली ये होना चाहिए कि आप क्या, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपने आप से, आप किस लेवल पे खेलना चाहते हैं, उस हिसाब से अपनी बॉडी को आपको फिट रखना पड़ेगा। फिटनेस जो है वो फिजिकल फिटनेस, और फिर उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी और ये सारी चीजें उसके साथ में मेंटेन करनी पड़ेंगी। और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज प्रोग्राम भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स कि आपका उस समय एम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं उस समय। और इसके अंदर एक और भी क्वेश्चन आया था कि कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो ये हमने पूरे उसके अंदर डिस्कस किया है कि कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज डिपेंड करता है कि क्या वो एक्यूट इंजरी है या वो क्रॉनिक इंजरी है। क्रॉनिक इंजरीज, एक्यूट का मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया। क्रॉनिक इंजरीज का मैनेजमेंट यूजुअली लोड के ऊपर डिपेंड करता है। हमें उन स्ट्रक्चर्स को ग्रेजुअली धीरे धीरे लोड देना है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उनकी एंड्योरेंस बढ़ानी है, बिना उस इंजरी को दोबारा से इन्फ्लेम किए हुए। हमें उनके जो इम्बैलेंसेस है, जो मसल बैलेंसेस हैं, जो जो उसकी मसल की स्ट्रेंथ है और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी है, उन दोनों का हमें ध्यान रखना है कि उसको जो इम्बैलेंस है उनको हमें दूर करना है, मसल इम्बैलेंसेस को। और ग्रेजुअली हमें क्रॉनिक इंजरीज के केस में उनको लोड देते हुए, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए हमें उन्हें आगे लेके चलना है। हाँ, इसी के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए थे स्प्रेन्ड नी और कॉमन लिगामेंट इंजरीज के बारे में। लिगामेंट इंजरीज बहुत कॉमन इंजरीज हैं, और लिगामेंट्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दो बोन्स को कनेक्ट करते हैं। और जैसा कि एसीएल है नी के अंदर, वो नी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, या एमसीएल है नी के अंदर ही जो मीडियल साइड पे लिगामेंट होता है।
ये डिपेंड करता है सत्येंद्र जी के वो कितना स्प्रेन है। जैसा मैंने डिस्कस किया था कि उसका ग्रेड ऑफ इंजरी कितना है, 1 2 या 3। ठीक है, 1 2 या 3, और उसकी क्रॉनिसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चल पाएंगे या नहीं। जब इनिशियल इंजरी हुई है तो हो सकता है सपोर्ट की मदद से आपको चलना पड़े, या आप उसके ऊपर वेट बियर ना कर पाए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस समय। और प्रदीप जी, जैसा आपने पूछा कि फ्रैक्चर इंजरीज में क्या होगा, लिगामेंट, अगर सीवियर लिगामेंट इंजरी की बात करूं या एक माइनर फ्रैक्चर की भी बात करूं, माइनर से मेजर इंपॉर्टेंट इज के वो कितना वेट बेयर कर पा रहे हैं, उसे सपोर्ट कितना देना है। ठीक है, अगर फ्रैक्चर है तो उसके ऊपर ज्यादा हमें कुछ उस समय सोचने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू सपोर्ट दैट पार्ट, हमें उसे वापस सपोर्ट करना है, हमें उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे मेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं है और वो वाला मेडिकल स्टाफ जो उसको कर सके, जो उसको मैनेज कर सके, तो हमें कुछ उसे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। उसे अच्छी सपोर्ट देके और पेशेंट को ट्रांसफर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ट्रांसफर किस फॉर्म में कर, ट्रांसफर करते हुए आप उसको कोई चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसी के दौरान अगर हम उसकी चोट को बढ़ा दें तो वो उसको ज्यादा नुकसान दे सकता है। तो हमें पार्ट को अच्छे से सपोर्ट करना है। और ऐसे में कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर मैं कहूं कि अगर डिस्क हो गया शोल्डर, तो आप सुई निकाल के और यहीं से उसको सपोर्ट करके बांध सकते हैं नेक के अराउंड, या जो क्रेप बैंडेज है, या कोई भी उस समय परखच्ची मिल जाए, या कोई स्केल मिल जाए, उसी चीज से किसी फ्रैक्चर पार्ट को सपोर्ट देके उसे ट्रांसफर कर दें, वो बहुत जरूरी है उस समय। और अभी एक सवाल पूछा था क्रॉनिक ग्रॉइन पेन का। ग्रॉइन पेन के आसपास काफी अटैचमेंट्स हैं, कई के डायग्नोसिस हो सकते हैं। ग्रॉइन के आसपास जो जो ग्रॉइन है वहां पे कई मसल्स के अटैचमेंट है, जो कभी वहां पे इंग्वाइनल हर्निया भी हो सकता है, मसल स्ट्रेन भी हो सकता है, गिलमोर ग्रॉइन भी बोलते हैं, कई कई चीजें वहां पे। तो सिंपल नहीं इसका आंसर ग्रॉइन पेन को मैनेज करने का। हिप भी उसका रीजन हो सकता है, स्ट्रेस भी वहां पे रीजन हो सकता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर भी रीजन हो सकता है। तो इतना सीधा सिंपल सरल जवाब नहीं है उसका, ये जानना जरूरी है कि उसकी हिस्ट्री क्या है और किस टाइप की है। और अभी फिर से मैं एक बार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, जिसने ये अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे सबके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, लोगों को इनफॉर्मली एजुकेट इंटरेक्ट करने का, लोग ताकि यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज को यहाँ पे शेयर कर पाए। और यदि मेरी तरफ से कुछ चीज़ें टच ना हो पाई हो तो प्लीज़ यू कैन ईमेल मी, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे को ईमेल कर सकते हैं इसी पर। और अभी भी हम एक या दो टॉपिक्स को चाहें तो अभी भी हम लोग कवर कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव 2 3 मिनट्स। ओवर यूज इंजरीज एट एल्बो, जो जो टेनिस स्पोर्ट्स के अंदर या रैकेट स्पोर्ट्स के अंदर जो कॉमनली देखा जाता है, या थ्रोइंग स्पोर्ट के अंदर भी हो सकता है, जैसे जेवलिन थ्रोअर्स के अंदर भी हो सकता है, बॉल थ्रोअर्स मतलब बॉलर्स के अंदर भी हो सकता है, टेनिस प्लेयर्स के अंदर, बैडमिंटन के अंदर हो सकता है। यूजुअली यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो इस चीज की वजह से कि हम उसे लोड कितना कर रहे हैं। कई बार इक्विपमेंट का फॉल्ट भी हो सकता है। अगर एक बच्चे को बड़ा टेनिस रैकेट दे दिया जाए तो वो इक्विपमेंट का फॉल्ट है कि उसकी वजह से उसकी एल्बो के ऊपर लोड बढ़ता है, या फिर नंबर ऑफ हिट्स जो उसको बच्चे को करनी है, जो बच्चे को अगर सर्व ज्यादा करनी है या कम करनी है, उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। जो ट्रेनिंग के रिलेटेड चीजें हैं कि ट्रेनिंग लोड हम उसके ऊपर कितना डाल रहे हैं, उसकी एज रिलेटेड हम उसको लोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक इंजरी हो गई है तो ये ओवर यूज टाइप ऑफ इंजरी है ज्यादातर। और इसके अंदर हाँ, एक लिगामेंट भी एक अफेक्ट हो सकता है, यदि एक्यूट हो जाए तो एक लिगामेंट इंजरी भी वहां पर। तो इट डिपेंड्स कि वो किस तरह की, और फिर हमें उस तरह से मैनेज करना है। एंकल इंजरीज का मैनेजमेंट इनिशियल प्राइसेस से शुरू होता है और बाद में बैलेंस ट्रेनिंग जाता है, क्योंकि जो भी लिगामेंट्स होते हैं उसके अंदर कुछ प्रोप्रोसेप्टिव रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम बैलेंस बना पाते हैं। तो एंकल इंजरी रिपीटेड ना हो, वहां पे चैलेंज है कि एंकल इंजरी रिपीटेड होती है तो रिपीटेड ना हो उसके लिए हमें बैलेंस ट्रेनिंग लास्ट में कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के अंदर एक्यूट मैनेजमेंट के बाद में हीलिंग प्रमोट करनी है कि ताकि लिगामेंट हील करे। और वंस द लिगामेंट हैज हील्ड, एक बार रेंज ऑफ मोशन उसकी पूरी आ जाती है, तो उसके बाद में उसे बैलेंस ट्रेनिंग साथ साथ करना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव। Especially there have been two instances जहाँ पे people
have reminded me a few things. Okay, I thank all of you. I thank Physical Education Foundation of India, Piyush Jain. Thanks a lot. Thanks a lot, डॉक्टर बंसल, जिन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे और यहाँ पे मौका दिया आप सबके समक्ष एक बार यह बातचीत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई अगर डाउट हो या कोई भी और चीज़ हो, reach out to me or my WhatsApp number. Thank you.